बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। इस लेक्चर में हमने इमिटेशन से मुतल्लिक अरिस्टोटल ने जितनी भी गुफ्तगू की है अपनी मशहूर किताब पोएटिक्स में, उसमें उसको हमने इकट्ठा किया है। इसलिए ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन पोएटिक्स में इस्तेमाल होने वाले तमाम इमिटेशन के चैप्टर्स या उसमें होने वाली गुफ्तगू, इमिटेशन क्या है, उसके बारे में अरिस्टोटल ने जो क्रिटिकल कमेंट्री की है, एग्जाम्पल्स दी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसलिए ये लेक्चर मुकम्मल देखना निहायत ज़रूरी है, जो पोइटिक्स में इमिटेशन के कंसेप्ट को लेकर अच्छे से समझना चाहते हैं। इसलिए ये लेक्चर मुकम्मल आखिर तक देखिएगा। उसके मुतालिक फिर कोई सवाल हो आपका तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अरिस्टोटल ने पोइटिक्स अपनी किताब में इमिटेशन का इस्तेमाल जा बजा बहुत सारे चैप्टर्स में किया है, और आखिर तक इसका जो है वो जिक्र आता रहता है। सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, नाइन, टेंथ, इलेवेंथ और ऑनवर्ड्स भी, लास्ट चैप्टर्स में भी हम इसका इस्तेमाल हमें नजर आता है। तो बगैर किसी इंतजार किए हुए हम अपने जो है वो टॉपिक पर जो है वो इस पर चलते हैं। पोइटिक्स कब लिखी गई? ये 350 335 बिफोर क्राइस्ट में जो है ये लिखी गई। हिस्टोरियंस इस बात पे जो है वो एग्री करते हैं कि अरिस्टोटल ने पोइटिक्स बेसिकली प्लेटो के रिस्पॉन्स में लिखी। प्लेटो ने जो एक अटैक किया, जो एक क्रिटिकल कमेंट्री की अपनी मशहूर किताब रिपब्लिक में, उसके जवाब में लिखी। और इसके बारे में मेरा लेक्चर है, वो आप देख सकते हैं। पोइटिक्स बेसिकली एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, पोइट्री को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो अरिस्टोटल ने लिखी एक बहुत मशहूर इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है ये ड्रामा के बारे में। और वेस्टर्न जो फिलॉसफी है उसका एक इम्पॉर्टेंट जो है ये पार्ट है। और बहुत सारी जो तहकीक या तरवीज हुई है बाद में, उसका क्रेडिट जो है इस मशहूर किताब को जाता है। पोइटिक्स जो है वो टाइम तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पे लिखी गई, लैटिन ग्रीक लैंग्वेज में इसको लिखा गया। ठीक है। और जो अरिस्टोटल है इसमें ज्यादातर अपनी जो गुफ्तगू करता है वो जो है वो डायलॉग की सूरत में ऑफर करता है। फिर वो अपने आप को फर्स्ट पर्सन में रख के अपनी बात को बयान करता है। एंशियंट ग्रीस में जो है वो ये बात लिखी गई है। और 26 इसके चैप्टर हैं, 50 के करीब इसके पेजेस हैं। और इसमें इसने पोइट्री के मुतालिक बात की है। आजकल के दौर में जो ड्रामा हम पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ाया जाता है, ये बेसिकली उस दौर में पोइट्री का पार्ट लिखा जाता था इसको, और ये वर्स की फॉर्म फॉर्म में जो है वो लिखा जाता था। तो इसके बाद अगर हम मजीद देखें तो चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर 1 to 4 जो है वो फंक्शन ऑफ पोइट्री को डिस्कस करते हैं। 5 to 20 में ट्रेजेडी एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। चैप्टर 5 जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन टू एपिक पोइट्री। चैप्टर 21 to 24 जो है वो पोइटिक डिक्शन को जो है एक्सप्लेन करता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मल्टीपल टाइम पे अरिस्टोटल बैक एंड फोर्थ जो है वो जिक्र करता है चीजों को। यानी आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि चैप्टर 1 में एक बात वाजे कर दी है तो दूसरे में उसका जिक्र नहीं आए। नहीं, उसका जिक्र तीसरे चौथे में भी आएगा, और हो सकता है दूसरे चैप्टर में जिस बात का जिक्र किया उसका लास्ट वाले चैप्टर में भी जिक्र आए। तो इसलिए जो है बहुत सारे लोगों को उसको पढ़ने और समझने में मुश्किल हो जाती है। तो बहरहाल हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। अरिस्टोटल के मुताबिक इमिटेशन क्या है? इमिटेशन अच्छे या बुरे होने की जो है वो बात नहीं है बेसिकली अरिस्टोटल के मुताबिक। ठीक है, अरिस्टोटल कहता है कि बेसिकली अगर कोई चीज ह्यूमन नेचर को पोर्ट्रे करके ह्यूमन प्लेयर डिराइव करती है या एक्सपीरियंस टीच करती है तो वो बेसिकली इमिटेशन है, और वो बेहतरीन कंसेप्ट है इमिटेशन का। तो जो है इमिटेशन को अपनी लैंग्वेज में वो मिमेसिस लिखते हैं, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी किताब का। और आर्टिस्ट जो है वो मल्टीपल चीजों को जो है वो इमिटेट जो है वो कर सकते हैं, ह्यूमन एक्शन से लेकर कैरेक्टर्स, इमोशंस और आइडियाज और मिथ्स को लेकर भी। तो इसको आप यूं समझ लीजिए कि सच्चाई जो है उसको दिखाने के लिए लाजमी नहीं है कि आर्ट जो है वो हमेशा को डिपिक्ट करे। ठीक है, ये हाँ कुछ हद तक ट्रूथ या आइडियाज को डिपिक्ट कर सकता है। ठीक है, ह्यूमन कंडीशंस को डिपिक्ट करता है, लेकिन एज इट इज उसको पोर्ट्रे करना जो है ये लाजमी नहीं है। अगर इमोशनल या एक्सप्रेसिव मीन्स ऑफ इमिटेशन को देखा जाए तो हार्मनी, रिदम, लैंग्वेज या पोएटिक मीटर का इस्तेमाल दर हकीकत में इंसानी जावियों के ही मुख्तलिफ पहलुओं को शो कर रहा होता है। अगर आप मशहूर जमाना ओ टू नाइटिंगेल जो है वो शायरी ये नज्म को पढ़ें, जॉन कीट्स ने लिखी, तो वो बेसिकली बर्ड के एक सॉन्ग को जो है वो इमिटेट करती है। ठीक है, बर्ड के सॉन्ग को इमिटेट करते वो बेसिकली कौन से थीम्स को शो करती है? ब्यूटी को।
ठीक है, मॉर्टेलिटी को, ठीक हो गया, नेचर को। तो इस तरीके से आर्ट जो है बेसिकली एक लोगों को भटकाने का एक तरीका नहीं है, बेसिकली लोगों को कनेक्ट करने का या जोड़ने का एक तरीका है। इसी तरह जो डिथेरेम्बिक पोइट्री, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था उस दौर का, जो कि ग्रीक गॉड डायोनिसिस, जो वाइन का जो गॉड था, ठीक है, उसके ऑफर में जो ये डिथिफ्रेम्बिक जो पोइट्री या जो नगमे या जो गाने गाए जाते थे, वो भी बेसिकली इमिटेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अरिस्टोटल जो है इस डिथिफ्रेम्बिक पोइट्री को इम्पॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट के तौर पर ट्रीट करता है। डिथिरेम्बिक पोइट्री को बाकी जॉनरा की तरह भी वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझता है, जो है इमिटेशन का, कि ये भी इमिटेशन का एक अहम जुज है। अ, इस हवाले से हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने डिवीजन की है अरिस्टोटल ने, उसको भी हम जाकर देखते हैं। सवाल पूछते हैं अरिस्टोटल कि क्या चीज एक अच्छी नज्म बनाती है, व्हाट मेक्स एन इंपॉर्टेंट पोइम। तो उसके जवाब में अगर हम देखें व्हाट मेक्स अ गुड पोइम, तो होमर और एम्पिडोक्लिस की एग्जाम्पल जो है वो देता है अरिस्टोटल हमें। उसकी एग्जाम्पल हमें वो देखता है कि एम्पिडोक्लिस जो है एक ग्रीक फिलोसफर था 5th सेंचुरी बीसीई में, जिसमें उसने कॉस्मोजेनिक थ्योरी जो है उसके बारे में बात की थी। अब कॉस्मोजेनिक थ्योरी के बारे में बात करते हुए उसने वर्स का इस्तेमाल किया था, पोइटिक वर्स का। लेकिन पोइटिक वर्स में अपनी इस थ्योरी को प्रेजेंट करने के बाद अरिस्टोटल के मुताबिक वो पोइट नहीं बन जाता, बल्कि होमर जिसने वर्स की फॉर्म में लिखा और ह्यूमन एक्शंस को डिपिक्ट किया, ठीक है, वो दर हकीकत में पोइट कहलाएगा। इसका मतलब अरिस्टोटल वो पहला शख्स था जिसने पहले से ही वाजे कर दिया कि पोइट में और पोइट्री में और नॉन पोइट्री में क्या फर्क हो सकता है, यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में और उसमें क्या फर्क हो सकता है, कंटेंट जो है वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अरिस्टोटल जो है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड करता है पोइट्री को: एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी, डिथेरेम्बिक पोइट्री, कॉमेडी और म्यूजिक। इनमें जो है उसकी जो है वो डिवीजन करता है। और ये तमाम कैटेगरीज जो है इसेंशियल जो है वो फीचर शो करती है इमिटेशन का, और ये मिमिक करते हैं किसको, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी के। अब मीडियम ऑफ इमिटेशन क्या है, पोइट्री एज ए स्पीसीज ऑफ इमिटेशन क्या। तमाम चीजें पोइट्री की जो कि ट्रेजेडी, कॉमेडी है, डिथेरेम्बिक पोइट्री है, म्यूजिक, बेसिकली फॉर्म ऑफ इमिटेशन है। इनमें अगर जो फर्क है अरिस्टोटल के मुताबिक, वो सिर्फ 3 जावियों पर ठहरा हुआ है। वो एक है मीडियम पे डिफर करते हैं, ये ऑब्जेक्ट पे डिफर करते हैं, और मोड ऑफ इमिटेशन। इसकी मिसाल देखें, ट्रेजेडी जो है वो, उसमें मुमकिन तौर पर एक्टर जो है वो ऑन स्टेज आके एक्टिंग करते हैं, जबकि एपिक में नरेट किया जाता है इवेंट्स को। तो चले हम बारी बारी इनको डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे कि मीडियम, ऑब्जेक्ट और मोड क्या चीज है। अगर हम मीडियम के बारे में बात करें, तो मीडियम से मुराद ये कि कलर या शेप या किसी तरीके से जो रोजमर्रा जिंदगी में लोग यूज करते हैं उनकी बेशतर हालतें जो है वो इमिटेशन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं आर्ट के अंदर। इसी तरह राइटर या पोइट्स भी इमिटेशन के लिए जो है वो चीजों को यूज करते हैं, जिसमें आप वॉइस कह लें, आवाज का इस्तेमाल कह लें, या डिफरेंट मीडियम्स कह लें, जिसमें लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं, आप जिसमें रिदम भी कह सकते हैं, जिसमें आप मेलोडी भी कह सकते हैं। तो अरिस्टोटल के मुताबिक ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट जूस हैं: लैंग्वेज, रिदम और मेलोडी। ये जो है वो आर्ट्स का इंपॉर्टेंट जूस है जो कि मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि आर्ट्स जो हैं, जो लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता था ये आपके सामने, ये जो है मेलोडी और रिदम यूज करता है, जबकि डांस में सिर्फ रिदम होता है। इसी तरह पोइट्री में जो मीडियम ऑफ इमिटेशन है वो रिदम, लैंग्वेज और मेलोडी का है, जो मैं जिक्र कर चुका हूँ। इसी तरह पोइटिक जो एक्सप्रेशन है वो एम्प्लॉय करते हैं, उसमें मुख्तलिफ चीजों का कम्बिनेशन आ जाता है। तो एरिस्टोटल बताने की ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मीडियम के जरिए इमिटेशन की जाती है। उसके बाद अगला टॉपिक है ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन में इंसान, जिनको आप कह सकते हैं ह्यूमन एजेंट्स, या फिर कोई ऐसे इवेंट्स जो कि इमिटेट किए जा सके। people or events, they could be interpreted, they could be served as an object। तो अरिस्टोटल के मुताबिक लोग जो है उनको इमिटेट किया जाता है और उनको डिपेट किया जाता है, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन है। अब यहाँ पर एक चीज जो बताई जाएगी कि अरिस्टोटल कहता है जो कॉमेडीज हैं उनका काम यह है कि इंफीरियर लोगों को पोर्ट्रे करना, जो हमसे इंफीरियर हैं उनको डिपिक्ट करना, जबकि जो ट्रेजेडीज हैं वो हमसे सुपीरियर लोगों को,
सुपीरियर या बेटर लोगों को डिपिक्ट किया जाता है। इसकी मिसाल आप यूं ले लीजिए कि कॉमेडीज में आने वाले किरदार को अमूमन क्या कहा जाता है? फूल। जबकि ट्रेजेडीज को क्या कहा जाता है? किंग, हीरो वगैरह। अब ये क्लासिकल डेफिनेशंस है, हो सकता है मॉडर्न, मुमकिन तौर पर मॉडर्न जो डेफिनेशंस है इसका कंसेप्ट बदल चुका और बदल भी रहा है। 16 17 सेंचुरी से ऑनवर्ड क्लासिकल ट्रेडिशन के बरखिलाफ लिखा जाना भी शुरू हुआ। इसी तरह अगर हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन में अगर मजीद देखें तो आर्ट एम्स टू इमिटेट ह्यूमंस इन एक्शंस, ह्यूमन कैन बी डिपिक्टेड इन थ्री वेज अरिस्टोटल के मुताबिक: एज बेटर एज दे आर इन रियलिटी, एज वर्स देन दे आर, और एज दे ट्रूली आर, जिस तरीके से वो हैं। तो ये तीन तरीके से इनको डिवाइड किया जा सकता है। और फिर इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ राइटर्स का नाम भी दिया कि किस तरह से वो पोर्ट्रे करते हैं, जैसा कि एज बेटर एज दे आर इन रियलिटी, होमर और पोलिग्नोटस जो है वो पोर्ट्रे करते हैं लोगों को बेटर देन रियलिटी, और हेगेमोन और पॉजन डिपिक्ट करते हैं करेक्टर्स को लेस वर्चुअस, और डियोनिसिस एंड क्लेफोन जो ड्रा करते हैं करेक्टर्स को मिडिल लेवल पर। अब इसमें जो कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिनका वजूद तस्वुर करना उस दौर में तो मुमकिन था, लेकिन आजकल ट्रेस करना उनका मुमकिन नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन में ट्रेजेडी की आइडियलाइजेशन, ट्रेजेडी बेटर लोगों को प्रेजेंट करती है और कॉमेडी जो है वो लोली लोगों को प्रेजेंट करती है। मोड ऑफ इमिटेशन क्या है? मोड ऑफ इमिटेशन से मुराद ये है कि इमिटेशन जो है, अगर देखें तो ट्रेजेडी में जो एक्टर्स हैं वो आके सर्व करते हैं, ऑन स्टेज आके परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है। जबकि एपिक में क्या होता है? एपिक में जो मोड है वो नरेटोलॉजी है, बताया जाता है। ठीक है, हो गया। तो इमिटेशन का तरीकाकार उसमें नरेशन कहा जाता है, और इसमें जो है वो एक्टर जो है वो ऑन स्टेज आके जो है वो डिलीवर करता है। अब ये आपके सामने और भी मैं आपके सामने एक चार्ट पेश करूंगा, उसको भी जरा देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। होमर्स ओडेसी एंड एपिक पोएम, द नरेशन ऑफ अ सिंगल पर्सन। ये भी एक फैक्चुअल बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं होमर मल्टीपल लोगों का नाम है कुछ, बहरहाल वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिबेट। लेकिन बताने का मकसद ये है कि मोड ऑफ इमिटेशन डिफर कर सकता है इन तीनों का, लेकिन कहलाएंगी ये सारी की सारी जो है वो पोइट्री की टाइप ही। लेकिन इनमें जो डिफरेंस आ जाता है मोड, ऑब्जेक्ट और मीडियम का आ जाता है। वैसे डिथ्यम्बिक पोइट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी, म्यूजिक जो है ये सारे जो हैं वो पार्ट है इमिटेशन का। अब फॉर्म्स ऑफ इमिटेशन में अगर आप देखें, एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी, डिथ्यम्बिक पोइट्री एंड म्यूजिक जो है ये अरिस्टोटल के मुताबिक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जुज है उसका, इमिटेशन का। तो इनकी अगर हम डिफरेंस चार्ट देख लें तो बाकी चीजें तो मैं सारी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये अरिस्टोटल के मुताबिक मीडियम इन सारों का तकरीबन वही है, रिदम, लैंग्वेज और मेलोडी का। जो यहाँ पर अगर हम देखें एपिक पोइट्री में बेटर होते हैं करेक्टर्स जो है वो बेटर देन रियलिटी, कॉमेडी में थोड़े वर्स होते हैं, और वेरियस वेज में डिथीरमिक पोइट्री में डिपिक्ट किए जाते हैं। जो चीज काम की है वो देखने वाली है कि मोड नरेशन में आपके पास जो है वो होमर आ गया, और सफोक्लीज ट्रेजेडी में एक्टर्स ऑन स्टेज में जो मोड है बयान करने का तरीका का जो डिफरेंट है, और कॉमेडी में एरिस्टोफनीज जो है और जो है वो शामिल। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। पोइट्री एज इमिटेशन। अरिस्टोटल जो है इस बात पे मजीद आके जोर डाल के कहता है कि जो आर्ट है वो बेसिकली नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है वो ह्यूमन का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वहां से आया है। इमिटेशन बचपन से आती है, चाइल्डहुड से। इसकी मिसाल अरिस्टोटल ये कहता है कि अगर आप एक पेंटिंग देखें और पेंटिंग देखकर आप किसी आर्ट की किसी मतलब क्या समझ लें किसी का खाका बनाया उसको देखें, आप फौरन से पहचान जाए, तो आप कहेंगे हाँ। तो डेफिनेटली जो खुशी या जो फीलिंग आएगी वो डेफिनेटली डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से इमिटेशन का पॉजिटिव एक्सपेक्ट आता है। हम इंसान एनिमल से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम इमिटेशन के जरिए सीखते हैं, बचपन से सीखते हैं, और हमारी अंदर स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन मौजूद है ताकि हम चीजों को कॉपी कर सकें। ठीक है। तो प्लाटो का जो कंसेप्ट है रिफ्यूट करते हैं वो कि ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इसके अंदर जो है वो यूनिवर्सल जो है उनको प्लेयर मिलता है इमिटेशन को देखने में, सीखने में, करने में। इसी तरह पीपल टेक प्लेयर इन लुकिंग एन एक्यूरेट इमिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लोगों को जैसा है वैसा देख के वो फील करते हैं, उनके साथ सिंपथाइज करते हैं, उनके साथ फील करते हैं। तो इसी तरीके से अरिस्टोटल जो है वो कहता है कि डिस्ट्रस्टिंग जो सिचुएशन होती है इमिटेशन में, ये हमें अंडरस्टैंडिंग देती है, रिकॉग्निशन फराहम करती है।
तो इसी तरह अगर आप देखें कि अनरिकॉग्नाइज्ड जो इमिटेशन है, प्लेयर इज रिलेटेड टू फैक्टर्स लाइक कलर और एग्जीक्यूशन, और अनरिकॉग्नाइज्ड जो इमिटेशन है जिसमें हमें नहीं एहसास होता या नहीं हमारे लिए अनरिकॉग्नाइजेबल होती है, तो उसमें भी प्लेयर जो है वो उस दिखाए जाने वाले उसके एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अरिस्टोटल के मुताबिक इमिटेशन जो है वो क्वेश्चन नहीं है अच्छे या बुरे होने का, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ गुड एंड बैड, जो कि प्लाटो ने हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया कि इट्स प्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। जबकि अरिस्टोटल के मुताबिक इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ गुड एंड बैड, बट इमिटेशन इज द क्रिएशन ऑफ आर्ट। ठीक है, ये गुड और बैड वाली गेम ही खत्म कर दी, उसने कहा कि ये ह्यूमन नेचर है और इट विल ऑलवेज विल बी पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन इंक्लिनेशन जो है वो इसकी तरफ है और इमिटेशन की तरफ, और ये नेचुरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिखाती है। अब इमिटेशन बैड क्यों है, क्या चीज, किस चीज को इमिटेशन जो है वो बुरी हो सकती है, पोइट्री को वो सजेस्ट करते हैं। तो बेसिकली पोअरली रिटन पोइम जो कि प्रोबेबिलिटी या लॉ ऑफ नेसेसिटी को इग्नोर करती है। तो जरा हम देखते हैं कि क्या है वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी। मिसाल देख ली, एक पेंटिंग देखें आपके सामने। अब एक, ये आपके सामने पेंटिंग देखी, अरिस्टोटल के मुताबिक अगर एक बैडली जो है वो पेंटेड पेंटिंग होगी जिसमें एक फीमेल जो डियर है उसके सर पे अगर ये जो है वो एंटलर्स दिखाए जाएं, तो ये बैड इमिटेशन होगी। ठीक हो गया। तो अरिस्टोटल यहाँ पर यह भी कहते हैं अगर कोई चीज बुरी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तमाम इमिटेशंस बैड है। तो इनका मतलब ये है कि उनको ऐसे पेश किया जाए कि वो सच जैसा लगे, बेशक झूठा हो, बेशक इम्पॉसिबल हो। तो अब हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उनके मुताबिक ये है कि जो इवेंट्स हैं किसी भी ड्रामेटिक प्लॉट में वो प्रोबेबल हों, प्रोबेबल से मुराद रीजनेबल हों। ठीक है, उनको देखकर समझ आए कि हाँ ये हो सकते हैं। ठीक है, वो अट्रैक्टिव हों, उनके अंदर मुमकिना होने की कैफियत पाई जाए, बेशक वो जो है इम्पॉसिबल हो। ठीक हो गया। इसी तरह आप यूं समझ लीजिए, सफोक्लिस की जो इडिपस रेक्स है उसमें जो इडिपस की जो ट्रू आइडेंटिटी है वो इम्प्रॉबेबल नजर आती है। इम्प्रॉबेबल से मुराद नामुमकिन नजर आती है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि इडिपस को पता ही ना हो अपने पेरेंट्स के बारे में, लेकिन उन तमाम फैक्ट्स को बिलीवेबल बनाया जाता है। किस तरीके से बिलीवेबल बनाया जाता है? अनफोल्डिंग की जाती है, इवेंट्स को ऐसे दिखाया जाता है, स्टोरी लाइन ऐसे बनाई जाती है, एविडेंस ऐसे दिखाए जाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को सारी बातें सामने पता चलती हैं। तो ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसमें आपको मुमकिन तौर पर ये लगे कि वो प्लॉजिबल है, कोई ऐसी चीज जो है वो लाइकली टू हैपन, कोई चीज ऐसी है जो हो सकती है। ठीक है, उसके बारे में हमें पता चला है। ऐसे नहीं है कि एक चीज लोगों को भी पता हो कि ये हो सकती है और उसको अट्रैक्ट बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। लॉ ऑफ नेसेसिटी के बारे में अगर बात करें, इवेंट्स इन द प्लॉट शुड अनफोल्ड इन अ नेसेसरी मैनर, कि इसका मतलब ये कि डेवलपमेंट जो है वो लॉजिकल होनी चाहिए, लॉजिकल तरीके से जो है वो फॉलो, पीछे वाले इवेंट्स के साथ आगे वाले इवेंट्स जोड़ के प्लॉट ऐसे अचानक से कोई आर्बिट्रेरी तौर पर जो है वो खत्म ना हो, या कोई चीज इसके अंदर ऐड ना हो जो कि जिसकी समझ ना बने। यानी आप विलियम शेक्सपियर का अगर मैकबेथ देखें, तो मैकबेथ की जो मैडनेस है या उसका जो जुल्म है, जो जो दिखाया जाता है कि वो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट वजह है कि क्योंकि उसकी एम्बिशियस नेचर थी। ठीक है, तो इस वजह से ही डिसेंट इनटू द मैडनेस, उसकी एम्बिशियस नेचर की वजह से और जो उसने चॉइसेस ली अपने फैसले में उसकी वजह से वो मैड होता है, और इसकी वजह से वो उसको जो है वो उसको जुल्म जुल्म करने पर उतर आता है। तो ये लॉ ऑफ नेसेसिटी ऐसी चीजें जो कि हो सकें, दिखाई जा सकें, पॉसिबल हों, ठीक है, और लोग एक्सपेक्ट करें उनके मुताबिक जो है उनको फॉलो किया जाना जरूरी है। ठीक है। और अगर हम देखें अरिस्टोटल का जो कंसेप्ट है, अरिस्टोटल और प्लेटो का जो कंसेप्ट है इमिटेशन का, ये तमाम चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। ज़रा अगर मैं हाईलाइट करूं अरिस्टोटल की जो कंसेप्ट है इमिटेशन का।
Aristotle sees imitation as a natural human instinct rooted in the innate tendency. और नेचर ऑफ इमिटेशन में प्लाटो कहता है इमिटेशन डिसेप्टिव एक्ट है, जबकि अरिस्टोटल उसको फंडामेंटल ह्यूमन एक्टिविटी कहता है, फैसिलिटेट्स ह्यूमन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। प्लाटो स्केप्टिकल है प्लेजर ड्राइव फ्रॉम इमिटेशन, और ये कहता है कि यह सुपरफिशियल एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड है, जबकि अरिस्टोटल के मुताबिक ह्यूमन फाइंड्स प्लेजर इन इमिटेशन। और असेसमेंट में प्लाटो जो है वो कैटेगोरिकली कंडेम करते हैं इमिटेशन को, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को, जो कि अरिस्टोटल एक्नॉलेज करता है इस इमिटेशन को कि ये बुरी हो सकती है, लेकिन उस सूरत में अगर ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी डेविएट करें। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि इमिटेशन सारी की सारी बुरी हो। ऐसी चीज जो कि टोटली नामुमकिन हो, जिसकी मिसाल भी वो देता है कि फीमेल डेयर को अगर एंटलर्स दिखाएंगे तो वो फिर एक जोक बन जाएगा, ऐसी चीज ना हो, ऐसी चीज उनको दिखाई जाए जो हो बेशक नामुमकिन, लेकिन लोग उस पर बिलीव कर पाए। ठीक हो गया। जैसा कि इडिपस रेक्स का हमारे सामने मिसाल है, या ऐसे अ, हमारे पास शेक्सपियर के हैमलेट की मिसाल है कि लोगों ने घूस पे बिलीव किया डिस्पाइट हैविंग द नॉलेज दैट कि घूस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते रियल लाइफ में, बट स्टिल दे डिड बिलीव। प्रिंसिपल्स ऑफ इमिटेशन में ऑब्जेक्शंस टू पोइट्री जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल भी देके बताऊंगा कि ऑब्जेक्शंस टू इमिटेशन ऑफ पोइट्री ऑफन इन्वॉल्व क्लेम्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, इरैशनैलिटी, हार्म, कॉन्ट्रडिक्शन एंड इनकरेक्टनेस। अरिस्टोटल कहता है कि लोगों को ज्यादातर इमिटेशन से ज्यादा ये मसाइल निकलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, इरैशनल है, हार्मफुल है, या कॉन्ट्रडिक्टरी है, या इनकरेक्टनेस है। तो ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट जूस भी समझ आ सकता है। सिर्फ एक बात है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या नेसेसिटी को फॉलो किया जाना जरूरी है, ताकि जो प्लॉट है उसकी डिटेल जो है वो पूरी रहे। तो यहाँ पर जो है एक चीज की वजाहत अरिस्टोटल साथ साथ देता भी, एग्जाम्पल भी कोट करता है क्लासिकल वर्क में, कि ये बिल्कुल चीजें इग्नोरेबल हैं, इनको लेकर कोई सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अगर फर्ज करें हम इडिपस ट्रैक्स की मिसाल दें, तो सोफोक्लिस की जो ट्रेजेडी है इसमें इडिपस जो है वो अननोइंगली अपने फादर को किल कर देता है, ठीक है, और अपनी मदर से शादी करता है। तो ये एक इररेशनल एक्ट है, ये एक इररेशनल एक्ट है, इम्प्लॉजिबल है। इम्प्लॉजिबल यानी इम्पॉसिबल है, एक इम्प्लॉजिबल ट्विस्ट है जिसमें इडिपस ये क्राइम करता है। तो जो कि एक प्लॉजिबल इम्पॉसिबिलिटी है। अब जहन में रखिएगा, प्लॉजिबल इम्पॉसिबिलिटी, प्लॉजिबल इम्पॉसिबिलिटी से मुराद ये है कि ऐसी चीज जो कि देखने में रीजनेबल हो लेकिन नामुमकिन हो, तो लोगों को समझ आ जाएगी। तो यही चीज अरिस्टोटल चाहता है। तो ये इररेशनैलिटी दर हकीकत में एक प्रोफाउंड पर्पस फराहम करती है ट्रेजिक डेस्टिनी का, और दिखाती है कि फेट कितनी पावरफुल है और लोगों को वो ड्राइव कर सकती है उनके अपने पाथ से भी। इसी तरह प्रिंसिपल्स ऑफ इमिटेशन में अगर हम नेक्स्ट देखें कि जो प्लॉजिबल इम्पॉसिबिलिटी है वर्सेस इम्प्लॉजिबल पॉसिबिलिटी है, वो क्या है। अरिस्टोटल का मानना है कि जो प्लॉजिबल इम्पॉसिबिलिटी है वो पोइम में वो बेटर है, बजाय के इम्प्लॉजिबल पॉसिबल। इम्प्लॉजिबल पॉसिबल क्या है? प्लॉजिबल पॉसिबिलिटी से मुराद एक ऐसी नामुमकिन नामुमकिन एक्टिविटी जो कि बिल्कुल रियल लाइफ में नामुमकिन हो लेकिन रीजनेबल हो, यानी लोग उस पे बिलीव कर जाएं, वो बेटर है, बजाय कि ऐसी चीज जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल हो लेकिन रीजनेबल ना लगे। तो अरिस्टोटल के मुताबिक जो प्लाजिबल इम्पॉसिबिलिटी है वो दुरुस्त है, बजाय कि जो है इम्प्लॉजिबल जो है वो पॉसिबिलिटी की निस्बत। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूजन टर्म है, तो इसको जरा ध्यान से आप रिवर्स करके भी सुन सकते हैं। प्लॉजिबल इम्पॉसिबिलिटी से मुराद ऐसी मुमकिन चीजों को दिखाना जो कि हकीकत की दुनिया में नामुमकिन हो लेकिन फिर भी वो रीजनेबल दिखाई दे। एक ट्रेजिडी एक देखें, उसमें अगर फर्ज करें अचानक से एक फैटल एक्सीडेंट होता है, और उस फैटल एक्सीडेंट में जो है ना एक बंदा मरने लगता है, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन के जरिए वो बच जाता है। तो बेसिकली ये हकीकत में तो ये सच नहीं लगेगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द पोइटिक वर्ल्ड ये बात दुरुस्त है। समझ आ गई। इसी तरह होमर की मिसाल ले लें। होमर ने जो इलियाड लिखी उसमें इंटरवेंशन है, किसकी? गॉड की इंटरवेंशन है, मॉर्टल अफेयर्स हैं,
डिवाइन पावर्स की लड़ाई दिखाई जाती है, जो कि जो कि क्या है बेसिकली प्लॉजिबल इम्पॉसिबिलिटी, कैसे भला कि रियल लाइफ में तो नामुमकिन है ऐसा होना कि इसको एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन चूंकि ग्रीक मिथोलॉजी के कंसेप्ट में और पोइटिक कंसेप्ट में या उस नरेटिव में जो डिवाइन फोर्सेस की ताकत दिखाई गई है तो चलो मान लेते हैं, समझ आई। इसी तरह हम मूवीज को भी समझते हैं, इसका कंसेप्ट आप विलिंग सस्पेंशन और डिसबिलीफ के साथ थोड़ा जोड़ के देखिए तो आपको समझ आने लग जाएगा कि प्लॉजिबल इम्पॉसिबिलिटी क्या है। रैशनैलिटी ऑफ, उसके बाद अगर हम देखें अरिस्टोटल इरेशनलिटीज और रैशनैलिटी के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं हमें। Unlikely events may seem irrational, but can be rational and contradictions should be scrutinized. अब अरिस्टोटल के मुताबिक ये है कि ऐसे इरेशनल इवेंट्स जो हैं पोइट्री में वो रैशनल दिखाई देते हैं विद इन द पोइटिक वर्ल्ड, तो इस बारे में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और नेरेटिव एज लॉन्ग एज वो एग्जिस्ट करते हैं नेरेटिव प्रोबेबिलिटी के साथ जो कुछ दिखाया जा रहा है। अब फर्ज करें मशहूर जो यूरिपिडीज जो हैं उनकी जो ट्रेजेडी है बॉकी बैकी, उसमें जो ग्रीक गॉड है डायनेसिस, ये अपेयर होते हैं किस हालत में, ह्यूमन फॉर्म में, यानी मॉर्टल फॉर्म में अपेयर होते हैं। और ये एक इरेशनल बिहेवियर है और वहां पे ये तबाही और बर्बादी या लाने की कोशिश करते हैं। तो ये इरेशनैलिटी अगर इसको देखा जाए तो ये हो सकता है कि एक डिवाइन स्ट्रेटजी हो लोगों को पनिश करने के लिए, दिखाने के लिए कि वो लोग जो खुदा के रास्ते से भटकते हैं उनको सजा दी जाएगी। तो ये एक तरीका सर्व करता है यहाँ पर। तो ये इरेशनैलिटी है जिसमें दिखाया गया है कि भी गॉड किस तरीके से ह्यूमन फॉर्म में आया, और लेकिन फिर देन इट्स गोइंग टू मेक सेंस कि हाँ हो सकता है इसका कुछ पर्पस हो कि वो दिखाना चाहते हो कि इंसानों को कैसे सीधा करना है और वो सीधे रास्ते पे कैसे चलें, ठीक है। आमतौर पर अगर आप इसकी मिसाल समझना चाहें तो एक ऐसा कैरेक्टर जो कि फिल्म के शुरू में या कहानी के शुरू में ही अपना जो है वो डूम देख ले, अपनी तबाही या बर्बादी देख ले, ठीक है, किस तरीके से, किसी सुपर नेचुरल विजन के जरिए। तो ये बेसिकली रियल लाइफ में तो वो इरेशनल कहा जाएगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ पर्पस, फॉर द सेक ऑफ डेवलपिंग द प्लॉट और क्रिएटिंग द टेंशन इन द स्टोरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। अगर आप बहुत सारी मशहूर मूवीज या सीजन्स देखें उसमें दिखाया जाता है आपको पहले से एक सस्पेंस क्रिएट करने के लिए एक फोर शेडोइंग एक्टिविटी का इस्तेमाल करके दिखाया जाता है कि कैसे जनाब इसको आप सस्पेंस बरकरार रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है, किसी भी इमिटेशन में कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे आ जाती हैं। अगर इसकी अगर आप मिसाल देख लें तो वो कहते हैं कि ऐसे वाकयात या बातें या जो कि कंट्राडिक्टरी हों, जो कि समझ से बालातर हों, उनको कैसे समझा जा सकता है। तो आप मिसाल ले लें कि अगर एक करेक्टर जो है वो उसमें कंफ्लिक्ट नजर आ रहा है इमोशंस का, ठीक हो, साइमल्टेनियसली वो लव भी कर रहा है किसी चीज को, वो हेट भी कर रहा है। अब आपको रॉब ब्राउनिंग की मशहूर पोइम याद करनी पड़ेगी जिसमें एक लवर जो है वो स्ट्रैंगल कर देता है अपनी बिलवेड को, ठीक है। अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, उस मशहूर पोइम का, लेकिन आप जहन में रखिएगा उसको, जिसमें मिक्स फीलिंग नजर आती है जो कि साइकोलॉजिकल डेप्थ को शो करती है। इसी तरह एस्किलस की जो ट्रेजेडी है और इस्टिया, इसमें एक मशहूर किरदार जो है वो क्लाइटेमेस्ट्रा, क्लाइटेमेस्ट्रा जो है बेसिकली, क्लाइटेमनेस्ट्रा एगेमेमनॉन की जो है वो बेगम है। तो एगेमेमनॉन जब ट्रोजन वॉर से वापस आता है तो क्लाइटेमेस्ट्रा अपने ही हस्बैंड को मर्डर कर देती है, और मर्डर करने के बाद उसके ऊपर खुश होती है और गम का इजहार भी करती है। अब आप सोचे होंगे कि खुश और गम का इजहार कैसे मुमकिन है अपने शोहर को। तो हुआ यूं था कि एगामेमनॉन ने ट्रोजन वॉर पर जाने से पहले अपनी मशहूर बेटी, अपनी जो बेटी थी यूफिजानिया, उसको हाँ, इसका नाम है यूफिजनाया, इसको उसने जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया था। तो जिसके गम में क्लाइटेमनेस्ट्रा ने वापसी पे अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया। तो ये मिक्स्ड फीलिंग जो हमें नजर आती है वो शो करती है कि ये भी पॉसिबल है कॉन्ट्रडिक्ट, अगर हम कंटेक्स्ट के हवाले से देखें जो कि साइकोलॉजिकल और हमें ह्यूमन ब्रेन की जो है वो गहराइयों तक हमें इंफॉर्मेशन फराहम करती हैं। अगर हम करेक्टनेस ऑफ इरेशनैलिटी और विकेडनेस को चेक करें किस किस तरीके से
अरिस्टोटल कहता है कि रैशनैलिटी और जो विकेडनेस है वो पोइट्री में उसको ठीक समझा जा सकता है इमिटेशन के एस्पेक्ट से, अगर वो लाजमी है और प्रोबेबल है कंटेक्स्ट के हवाले से तो वो दुरुस्त है। साथ साथ में अरिस्टोटल के इस बात से हमें इत्तेफाक करना पड़ेगा कि करेक्ट किसी भी राइटर के मॉरल एक्टिविटी को जज करने के लिए हमें उसके वर्क को देखना होगा, और उसके वर्क को देखते हुए राय नहीं बनानी चाहिए होगी, बल्कि हमने सिर्फ वर्क को आर्टिस्टिक पीस समझकर एवेलुएट करना है, उसके रेलेवेंस को देखना है, बजाय कि हम उसको करेक्ट और इनकरेक्ट की उसमें फेवर में ले आए। तो इसी तरह अगर आम इसकी मिसाल अगर आप समझें तो की मिसाल यूं होगी कि एक कहानी ले लें जिसमें किसी भी शख्स ने कोई बुरी एक्टिविटी की, कोई खतरनाक काम किया, तो बाद में पता चला कि उसने ये बुरा काम इसलिए किया क्योंकि बचपन में उसके साथ हो चुका था। तो ये दिस काइंड ऑफ विकेडनेस कैन बी जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस द पर्सन माइट हैव फेस इन द चाइल्डहुड। तो ये हमें पास है। इसी तरह अगर हम मशहूर जो है वो जो ट्रेजेडी है एंटिगनी जो है उसको देखें, तो उसने अपने भाई पोलिनाइस जो है पोलिनाइसीज, उसने जब बगावत कर दी थी अपने ही शहर थीब्स के खिलाफ, तो उसको वैसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन उसकी बहन ने बादशाह के हुक्म के खिलाफ अपने भाई को दफन करने का फैसला किया। तो ये एक बेसिकली जो कि हालांकि उसने बुरा काम किया था, लेकिन एंटिगनी ने अपनी मॉरल ड्यूटी को सर्व किया, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी, और बादशाह के ऑर्डर्स को डिफाई करते हुए जो है अपने भाई को डिसेंट बरियल दिया, और सोसाइटी को भी डिफाई किया। तो ये बेसिकली अरिस्टोटल के मुताबिक ये चीजें ऐसी चीजें वैलिड हैं, एक नेसेसरी पर्पस फराहम करती हैं लोगों को कि वो इसको हाँ कहीं हाँ जस्टिफाइबल है। इसी तरह अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ इमिटेशन में देखें कि अरिस्टोटल जो है इम्पोर्टेंस देता है क्या प्रोबेबल है और क्या नेसेसरी है किसी भी नैरेटिव में। अगर विद इन द रियम ऑफ पॉसिबिलिटी कोई चीज सर्व कर रही है तो वो सूटेबल है, चाहे रियल लाइफ में वो नामुमकिन हो। अगर स्टेफनीज की लिस्ट्राटा की अगर आप गौर करें तो एक आपको एक नजर आएगी कि इस वॉर के अंदर एक वॉर हुई थी बड़ी मशहूर, ये उस वॉर को कहते हैं पेलोपोनीसियन वॉर जो है ये स्पार्टन्स के दरमियान और एथेंस के दरमियान एक जंग हुई थी। तो नतीजे में काफी लंबी जंग थी, ये तकरीबन 20-30 साल जो है ये जंग जारी रही। तो उसमें ये स्टोफनीज ने ये कॉमेडी लिखी, उसमें दिखाया कि खवातीन ने दे दे रिफ्यूज टू ऑफर द सेक्स टू देयर मैन, अपने शोहरों को जो है वो अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने से मना कर दिया। तो ये एक किस्म का एक ह्यूमन एक्शन दिखाया गया, एक सेटारिकल कमेंट्री दिखाई गई कि किस तरह से वॉर कितनी अब्सर्ड है, और खवातीन जो है वो पावरफुल है और उन्होंने डोमिनेट किया अपने हस्बैंड्स को। तो ये एक इरेशनल एक्ट है लेकिन पर्पसफुल दिखाया गया, और ये सर्व करता है कॉमेडी के रियाल में, और ये कॉमेडी के पोइटिक वर्ल्ड के अंदर ये चीज सर्व करती है, और ये बेटर है एरिस्टोटल के मुताबिक। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम देखें अरिस्टोटल जो है अब इमिटेशन के बारे में कंक्लूड करता है अपने लास्ट जो चैप्टर्स में है, और वो इन तमाम छोटी छोटी बातों को इनसिग्निफिकेंट कहता है। किन बातों को इनसिग्निफिकेंट कहता है? जो शुरू में उसने हाईलाइट की थी कि वो इम्पॉसिबल कहा जाता है, इरेशनल कहा जाता है, कंट्राडिक्टरी या इनकरेक्ट कहा जाता है। तो इसी तरह बहुत सारी इसी बातें की जाती हैं जो कि इमिटेशन के बरखिलाफ हैं, जिसको तमाम बारी बारी वो रद्द करता है। अरिस्टोटल जो है वो यहाँ पर यह भी बताता है कि ऐसी चीजें जो बेशक इरेशनल हों या कॉन्ट्राडिक्टरी हों, लेकिन वो फिर भी वैलिड हो सकती हैं और पर्पस उनके अंदर हो सकता है अगर वो नैरेटिव टेक्निक के साथ अलाइन करें। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी तरह के जो ट्रेजिक प्ले हैं उसमें जब आप देखते हैं कोई घूस्ट आ गया या किसी तरीके से उसने कोई एक सर्व किया कोई पर्पस को, या कोई हिडन एक्टिविटी उसने परफॉर्म किया, या कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट सामने आए, तो वो बेसिकली प्लॉट को सर्व कर रहा होता है। इसी तरह अगर आप मशहूर मिसाल देखें तो यूरिपिडीज में जो है जो एक मशहूर जो ट्रेजेडी है यूरिपिडीज की मीडिया, उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है मीडिया, ये खातून, ये अपने ही बच्चों को मर्डर कर देती है। किस बुनियाद पे मर्डर करती है? एज एन एक्ट ऑफ रिवेंज, क्योंकि हस्बैंड जो है वो फेथफुल नहीं होता। तो ये इम्प्रॉबेबल और
चीज़ है, लेकिन रियल लाइफ में इरेशनल होगी, बट स्टिल इट्स इम्प्रॉबेबल। तो ये एक हमें नज़र दिखाएगी इसमें कि डिज़ायर है, एक डेस्पिरेशन है, एक रेट्रिब्यूशन, बदला लेने की एक आग है, तड़प है, जो कि एक नेसेसरी मौका फराहम करते हैं किसी भी ट्रेजिक नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए। लेक्चर अगर से लंबा हो चुका है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे से समझा होगा। तो ये इमिटेशन के कंसेप्ट को समझते हुए आप ये तमाम मिसालों को जहन में भी रख सकते हैं। इमिटेशन की एक सादा सी डेफिनेशन है: इमिटेशन इज द पोर्ट्रेयल ऑफ रियलिटी, डिपिक्शन ऑफ नेचर, डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन, डिपिक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट कैन बी डिफर्ड इन मीडियम, मोड एंड फॉर्म। मीडियम, मोड एंड ऑब्जेक्ट, ये आप इसको जहन में रख सकते हैं। बाकी वेरियस तरह की एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का अहाता करने की कोशिश की है। होप करता हूँ कि रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के हवाले से ये बात आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या सिंध या बलूचिस्तान या केपीके से हैं और आप रिटन टेस्ट की या इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे दिए गए नंबर पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ये लेफ्ट साइड पे दिया गया है। और आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।